टार्जन अपने दोस्त के कबीले में एक शादी पर गया था। वापसी पर वो नहाने के लिए करीबी साहिल पर गया। टार्जन के साथ उसका दोस्त मनकू भी था। अभी टार्जन ने पानी में गोता लगाया ही था कि एकदम किसी चीज ने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की थी। टार्जन ने मुड़कर देखा तो एक अजीबोगरीब सी चीज जो टार्जन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसका जिस्म किसी हाथी जैसा और शक्ल किसी कुत्ते से मिलती थी और सर पर छोटे छोटे सींग थे जो इंसानों की तरह दो टांगों पर चलते थे। टार्जन जल्दी से पानी से बाहर आ गया और साहिल के करीब आम के दरख्त पर बैठ गया और सोच रहा था कि ये आखिर कौन सी बला है जिसने समंदर पर हमला कर दिया है। टार्जन अभी सोच ही रहा था कि उसे टार्जन टार्जन की आवाज सुनाई दी। टार्जन ने एक तरफ देखा कि साहिल पर पड़ी एक जख्मी शार्क टार्जन को आवाजें दे रही है। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? टार्जन ने तेज लहजे में पूछा। हमारे समंदर पर किसी अजीबोगरीब मखलूक ने हमला कर दिया है जो शार्क और वेल की दुश्मन है। शार्क ने घबराते हुए कहा, मेरा मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ जल्दी। टार्जन ने मुड़कर मनकू को हुक्म देते हुए कहा। मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर टार्जन को उसके एक दोस्त ने बतौर तोहफा दिया था जो कि एक जहाज पर सफर कर रहा था कि अचानक स्याह घने बादल आ गए। फिर एक बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज डूब गया। टार्जन के दोस्त को एक तख्ता मिल गया। वो उस पर बैठकर 2 दिन बाद टार्जन के जजीरे पर आ गया और टार्जन ने एक छोटा बादबानी जहाज बनाकर उसे उस पर रवाना किया। और फिर चंद माह बाद वो टार्जन के लिए बहुत से तोहफे लाया, जिसमें 2 मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल थे। एक मनकू के लिए भी था। थोड़ी देर बाद मनकू मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गया। फिर टार्जन ने पूरी तैयारी की और समंदर में कूद गया। शार्क मछली टार्जन की रहनुमाई कर रही थी। वो समंदर में काफी गहराई तक पहुंच गए। अभी तक उन पर किसी ने हमला नहीं किया था। शार्क मछली उसे लेकर अजीबोगरीब मखलूक की पनाहगाह तक ले जा रही थी। उन्होंने समंदर में एक सुरंग इस अंदाज से बनाई थी कि उस सुरंग में पानी दाखिल नहीं हो सकता था। शार्क मछली टार्जन और मनकू को लेकर उस जगह ले गई जहाँ से सुरंग आगे जाती थी। ये वो सुरंग है जो उन्होंने तैयार की है, शार्क मछली ने कहा। टार्जन ने मछली को तसल्ली देकर भेज दिया और फिर मनकू और टार्जन अपने मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर सुरंग में दाखिल हो गए। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद उन्हें सुरंग में सूरज की रोशनी दिखाई दी। वहाँ पर सुरंग खत्म हो जाती थी। टार्जन ने सुरंग से बाहर निकलकर देखा तो वो एक जजीरा था जहाँ बेशुमार सब्जा था। फिर कुछ देर चलने के बाद टार्जन और मनकू को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। मनकू और टार्जन जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गए जो बहुत घना था। टार्जन को उस मखलूक के 4 आदमी उस सुरंग की तरफ जाते दिखाई दिए जो अजीब सी जबान में बातें कर रहे थे। वो सुरंग में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद वापस आए तो उनके साथ एक और आदमी था जो शायद कहीं गया हुआ था। फिर वो जहाँ से आए थे उसी तरफ वापस चले गए। टार्जन ने मनकू से कहा कि वो उनके पीछे जाए और पता करके आए कि ये कहाँ जाते हैं। मनकू सर हिलाता हुआ चला गया जैसे वो टार्जन की बात समझ गया हो। कुछ देर बाद टार्जन को मनकू वापस आता हुआ नजर आया। सरदार, वो सब एक जगह बैठकर वेल मछली भून कर खा रहे हैं, मनकू ने जल्दी से कहा। वो कितने लोग थे? टार्जन ने मनकू से पूछा। सरदार, वो 30 से ज्यादा नहीं है, मनकू ने सोचते हुए जवाब दिया। तो चलो फिर मेरे साथ आओ, टार्जन ने दरख्त पर से छलांग लगाते हुए मनकू से कहा। मनकू टार्जन को लेकर उसी जानिब चला गया जहां वो मछली भूनकर खा रहे थे। वो टार्जन को देखकर उसके गिर्द घेरा डालकर नाचने लगे। इनके मुंह से फुहार निकलती थी और वो अजीबोगरीब जबान में गीत भी गा रहे थे। जब टार्जन ने गौर से सुना तो वो ये जबान बिल्कुल जानता था, क्योंकि उसके एक दोस्त के कबीले में ये जबान बोली जाती थी और टार्जन अपने दोस्त के कबीले में 1 महीना रहा भी था, इसलिए टार्जन उनकी जबान कुछ कुछ समझने लगा था। टार्जन ने एक बार फिर गौर किया और वो गीत सुना जो वो टार्जन को घेरकर गा रहे थे। तो टार्जन को पता चला कि वो अपने किसी देवता को खुश करने के लिए ये गीत गा रहे हैं। तुमने मेरे समंदर पर क्यों हमला किया है? टार्जन ने गुर्रा कर कहा। वो एकदम खामोश हो गए। उनमें से एक बूढ़ा आगे बढ़ा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे और क्यों आए हो? बूढ़े ने टार्जन के सवाल का जवाब देने की बजाय उससे ही सवाल कर दिया। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, टार्जन ने लहजा नरम करते हुए कहा।
ہم نے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے سمندر پر حملہ کیا تھا کیونکہ ہمارے جسموں میں توانائی کم ہوتی جا رہی تھی اور یہ کمی صرف اور صرف شارک اور ویل مچھلی کو کھا کر ہی پوری کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم نے یہ سرنگ نکال کر سمندر پر حملہ کیا۔ بوڑھے نے سرنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ اب تم میرے سوال کا جواب دو، بوڑھے نے غصے سے ٹارزن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جنگلوں کا بادشاہ ٹارزن ہوں، جس سے مکھنا ہاتھی اور ببر شیر بھی ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوا غلیل سے۔ اور سن لو، اب میری بادشاہت سمندر میں بھی ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو عبرتناک سزا دینے آیا ہوں۔ ٹارزن نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کون ہو؟ ٹارزن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو اب ہم تمہیں بعد میں ہی بتائیں گے، بوڑھے نے غرا کر کہا۔ شاٹو، اس کو بے ہوش کر دو، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، اور شاٹو ٹارزن پر پھوار ڈالنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹارزن نے یکلخت چھلانگ لگاتے ہوئے شاٹو کے سینے پر ٹانگ ماری اور بوڑھے کی گردن پر ہاتھ مارتا ہوا ایک درخت پر چڑھ گیا۔ شاٹو اور بوڑھا یکدم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باقی آدمیوں کو حکم دیا کہ ٹارزن پر حملہ کر دو اور اس کو بے ہوش کر کے ہم سردار کے پاس لے کر جائیں گے، وہ یقیناً ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہماری سلامتی کے لیے دیوتا سے دعا بھی کرے گا، بوڑھے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹارزن پر بے شمار پھواریں پڑنے لگیں۔ ٹارزن بے ہوش ہو کر درخت سے نیچے گر پڑا۔ انہوں نے ٹارزن کو رسیوں سے باندھ کر ایک جھونپڑی میں بند کر دیا اور باہر 5 آدمی پہرے پر بٹھا دیے۔ منکو پانی لے کر جھونپڑی میں داخل ہوا اور ٹارزن کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، لیکن ٹارزن کو ہوش نہ آیا اور منکو پھر باہر چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ایک طرف 3 آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ٹارزن کو خود ہی ہوش نہ آ جائے، جبکہ ان میں سے ایک نے کہا کہ جب تک ٹارزن کے منہ پر شلاک بوٹی نہ رگڑی جائے تب تک ٹارزن کو ہوش نہیں آئے گا۔ وہ بوٹی ہمارے جزیرے کے شمال کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی ٹہنی نیلے رنگ کی اور پتے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ بوٹی سردار نے شمال میں ایک سرنگ بنا کر اس میں اگائی ہے، اور اس سرنگ کے باہر 2 آدمی ہر وقت پہرا دیتے رہتے ہیں۔ جو بھی اس طرف گیا پھر واپس نہیں آیا۔ وہ بوٹی صرف اور صرف سردار ہی لے کر آ سکتا ہے۔ منکو یہ تمام باتیں قریب ہی ایک درخت پر بیٹھا سن رہا تھا، اور پھر وہ اچانک مڑا اور شمال کی طرف دوڑنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ دوڑنے کے بعد اسے وہ سرنگ نظر آ گئی جس کے باہر 2 آدمی پہرا دے رہے تھے۔ منکو سرنگ کے قریب ہی ایک درخت پر چڑھ کر سوچنے لگا کہ آخر اندر کیسے جایا جائے، کیونکہ وہ آدمی سرنگ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ پھر اچانک منکو کو ایک ترکیب سوجھی۔ منکو نے قریب ہی ناریل کے درخت سے ایک ناریل توڑ کر ایک پہرے دار کو دے مارا۔ سر پر ناریل لگنے کی وجہ سے وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور منکو کو اندر جانے کے لیے جگہ مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھلانگ لگا کر سرنگ میں غائب ہو گیا۔ سرنگ میں چند کمرے بڑے بڑے بنائے گئے تھے جس میں شلاک بوٹی اگی ہوئی تھی۔ منکو نے تھوڑی سی بوٹی لے کر سرنگ کے دروازے کے قریب جا کر دیکھا تو وہ پہرے دار ابھی تک اسے ہی تلاش کر رہا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے منکو نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گیا اور اپنی سانسیں ٹھیک کرنے لگا، کیونکہ اس نے کافی لمبی چھلانگ لگائی تھی اور اس طرح اسے درخت پر چڑھنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد منکو واپسی کے لیے دوڑ پڑا اور بہت جلد ٹارزن کی جھونپڑی میں پہنچ گیا اور اس کے منہ میں اس بوٹی کا تھوڑا سا پانی ڈال کر باقی بوٹی اس کے منہ پر رگڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد ٹارزن کے جسم میں حرکت کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر ٹارزن نے آنکھیں کھول کر منکو کو دیکھا جو ابھی تک پریشان نظر آ رہا تھا۔ ٹارزن کو ہوش میں آتے دیکھ کر منکو خوشی سے ناچنے لگا۔ زیادہ خوشی مت مناؤ اور مجھے جلدی سے کھولو، ٹارزن نے منکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹارزن رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ جاؤ اور جا کر اور کوئی نئی خبر لے کر آؤ، ٹارزن نے منکو کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور منکو سر ہلاتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک طرف 10 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان میں ایک بوڑھا بھی شامل تھا۔ یہاں سے مشرق کی جانب 2 کلومیٹر دور ایک سرنگ بنائی گئی ہے۔ اس سرنگ میں ایک کمرہ اور کمرے کے نیچے ایک تہخانہ ہے جہاں پر ایک ٹیبل پر ایک پتلا بنا ہوا ہے۔ اس پتلے کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں۔ ان میں سے ایک سانپ کا رنگ نیلا ہے۔ اگر وہ سانپ مر جائے تو ہمارے منہ سے جو پھوار نکلتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ٹارزن ہمیں آسانی سے مار سکتا ہے۔
बूढ़े ने लोगों को तफसील बताते हुए कहा, क्या वहाँ उस सांप की निगरानी नहीं की जाती? आदमियों में से एक आदमी ने बूढ़े से सवाल किया। उस पुतले में तकरीबन 150 के करीब छोटे छोटे सांप हैं। वो सब नीले सांप को अपना देवता मानते हैं। वो सब मिलकर उसकी निगरानी भी करते हैं और सुरंग के बाहर एक झोंपड़ी में एक खूनखार चीता भी उस सुरंग की निगरानी करता है। बूढ़े ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। मनकू ये सब बातें दरख्त पर बैठा सुन रहा था। फिर मनकू ने टार्जन को ये खबर सुनाना बेहतर समझा और वो दरख्तों को फलांगता हुआ टार्जन की झोंपड़ी में पहुंच गया। फिर मनकू ने टार्जन को वो सारी बातें बता दी जो वो अभी सुनकर आया था। जाओ, तुम लाकाब बूटी लेकर जल्दी से आओ, टार्जन ने मनकू को कहा। सरदार, इस बूटी की क्या खुसूसियत है जो आप लेकर इनका मुकाबला करोगे? मनकू ने बूटी की खसूसियत मालूम करने के लिए सवाल कर दिया। अगर ये बूटी चबाकर खाई जाए तो कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, अगर वो डस भी ले तो उसके जहर का असर बिल्कुल नहीं होता और इस बूटी का असर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक होता है। उसके बाद इस बूटी का असर खत्म हो जाता है। टार्जन ने मनकू को इस बूटी की खसूसियात बताते हुए कहा। मनकू सर हिलाता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। फिर जब थोड़ी देर बाद मनकू झोंपड़ी में वापस आया तो उसके हाथ में लाकाब बूटी थी। टार्जन ने मनकू के हाथ से लाकाब बूटी लेकर उसे चबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद टार्जन ने सारी बूटी चबा ली और झोंपड़ी से बाहर निकल गया और इधर उधर का जायजा लेने लगा। झोंपड़ी के चारों तरफ एक एक आदमी जरा फासले पर दूसरी तरफ रुख किए खड़े थे, जबकि एक आदमी झोंपड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। जब वो आदमी टार्जन की तरफ आया तो टार्जन ने अपना खंजर संभाल लिया और यकलख्त छलांग लगाते हुए खंजर उसके दिल में उतार दिया। वो आवाज निकाले बगैर ही जमीन पर गिरा और साकित हो गया। टार्जन इधर से फारिग होकर झोंपड़ी के दाएं तरफ खड़े आदमी की तरफ चल पड़ा और फिर अपना खंजर आदमी की कमर में उस जगह मारा कि खंजर जिस्म में सुराख बनाता हुआ दिल तक पहुंच गया। उसने मदद के लिए आवाज निकालनी चाही कि टार्जन ने एक बार फिर खंजर उसके दिल में उतार दिया और वो भी आवाज निकाले बगैर ही ढेर हो गया और फिर टार्जन मशरिक की जानिब चल पड़ा, जबकि मनकू टार्जन की रहनुमाई कर रहा था। सरदार, सामने से कुछ आदमी आते दिखाई दे रहे हैं। मनकू ने अपनी तेज नजरों से देखते हुए टार्जन को खबरदार कर दिया और टार्जन जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया। फिर कुछ देर बाद वहां से कुछ आदमी गुजरे जो बिल्कुल खामोश थे। उनके जाने के बाद दरख्तों को फलांगता हुआ टार्जन उस सुरंग तक पहुंच गया। टार्जन जैसे ही सुरंग के पास पहुंचा, अचानक चीते के दहाड़ने की आवाज आई। टार्जन बिल्कुल खामोश खड़ा चीते को देख रहा था कि अचानक चीते ने छलांग लगाकर टार्जन को गिराना चाहा, लेकिन टार्जन ने घूमकर साइड पर से होते हुए अचानक छलांग लगाई और चीते की पुश्त पर सवार हो गया। चीते ने टार्जन को नीचे गिराकर उसकी बोटी बोटी करना चाही थी, लेकिन टार्जन भी आखिर टार्जन था। टार्जन ने चीते की आंख में उंगली मारी। चीते ने दहाड़ने के लिए मुंह खोला तो टार्जन ने चीते के मुंह में हाथ डालकर जोर लगाया और उसके जबड़े गर्दन तक चिरते चले गए और टार्जन ने खंजर चीते के दिल में उतार दिया और वो तड़प तड़प कर ढेर हो गया। टार्जन इस काम से फारिग होते ही सुरंग में दाखिल हो गया और एक कमरे में चला गया। वहां पर मेज के ऊपर वाकई एक पुतला खड़ा था और उसकी आंखों, कानों और मुंह से छोटे छोटे सांप लटक रहे थे। टार्जन ने अपना खंजर संभाल कर पुतले के टुकड़े कर दिए। उसमें से बेशुमार सांप टार्जन की तरफ लपके और टार्जन आराम से बैठा नीले रंग के सांप को तलाश करता रहा कि अचानक टार्जन को नीला सांप नजर आ गया। टार्जन ने लपक कर सांप को हाथ में पकड़कर वापसी की तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद टार्जन वापस झोंपड़ी के करीब पहुंच गया और साइड पर खड़े पहरेदार को आवाज दी। पहरेदार ने टार्जन को इस तरह खड़े देखकर उसके करीब पहुंचकर फुहार मारकर उसको बेहोश करने की कोशिश की कि उसके मुंह से फुहार नहीं निकली और वो वापसी की तरफ दौड़ पड़ा और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद टार्जन उन लोगों के दरमियान इत्मीनान से खड़ा उन तमाम लोगों को देख रहा था। तुम कौन हो और तुम्हारा सरदार कौन है? टार्जन ने गुर्रा कर कहा। तुम क्यों पूछते हो? तुम तो सिर्फ कैदी हो और खबरदार अगर तुम लोगों ने मुझे कैदी कहा। मैं जंगलों का बादशाह टार्जन हूँ। टार्जन ने उनकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं ये सांप कुचल कर रख दूंगा। टार्जन ने सांप को हाथ में पकड़ते हुए कहा। टार्जन के हाथ में सांप देखकर वो सब काम गए, क्योंकि उनको यकीन था कि उसके गिर्द बेशुमार सांप हैं और वो सब इतने जहरीले हैं कि अगर एक सांप भी
अपनी फुहार किसी चट्टान पर डाल दे तो वो रेजा रेजा हो जाए। हम करटाई मखलूक हैं और हमारा सरदार आकाटू है। वो थोड़ी दूर ही मौजूद अपने खेमे में आराम कर रहा होगा। उनमें से एक आदमी ने खौफजदा लहजे में आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, चलो मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। टार्जन ने उनको हुक्म देते हुए कहा। कुछ लोग आगे, कुछ लोग पीछे और टार्जन उनके दरमियान चल रहा था। कुछ देर बाद ये तमाम लोग आकाटू सरदार के खेमे के करीब पहुंच गए। पलाश, जाओ सरदार को बाहर भिजवाओ, कहो कि मौत सर पर मंडला रही है। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर बाहर खड़े पहरेदार से कहा और वो अंदर जाकर सरदार को ये खबर सुना आया। तो उसकी बात सुनकर सरदार खेमे से बाहर निकल आया और हैरत से उन तमाम लोगों की तरफ देखने लगा कि अचानक टार्जन के हाथ में पकड़ा हुआ सांप देखकर कांप गया और फिर टार्जन के कदमों में सजदा करने के लिए झुका ही था कि टार्जन ने एकदम से सरदार के मुंह पर एक ठोकर रसीद की और कहा कि तुम मुझे सजदा क्यों करते हो, तुम्हें एक खुदा की इबादत करनी चाहिए। और फिर टार्जन ने उस मखलूक को खुदा की इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई और वापस अपने जंगल की तरफ चला गया। वो खुश था कि उसने एक नई मखलूक को अपने भूले हुए खुदा की तरफ झुका दिया।